Welcome dear students of 9th standard people. We are going to talk about after law of constant proportion. Now we are moving to the atom and then there are different types or different ways to measure its mass. Then valence and all these concepts are there. So guys, before moving to that, we are going to talk about something called as an atom in detail. Guys, देखो हम लोग अपने आजू बाजू में जो भी चीजें देखते हैं, these all things are made up of very tiny particles that we call as the atoms. When atoms combine, they form the molecules, right? When same type of atom, अगर हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम will combine with the हाइड्रोजन का एटम, then what they will form? They will form the hydrogen का molecule, right? So when same type of atoms are going to combine, they will form a same type of molecule. When the different types of molecules are going to combine, अलग-अलग जब जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, अलग-अलग टाइप के जब मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे केमिकली, उनके बीच में जब बॉन्ड फॉर्म होगा, तो उनको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड. टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड वेयर देयर आर देयर, राइट? Where there means what in your 8th standard you must have studied about it. आयोनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में. तो एटम के बारे में थोड़ा देख लेते हैं गाइस. एटम की जब बात करते हैं तो एटम में बेसिकली 3 पार्टिकल्स होते हैं, उससे भी ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं, राइट? तो बेसिक 3 पार्टिकल्स कौन से होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर. इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस in various orbits और shells. ओके, ऑर्बिट्स बोलेंगे या शेल्स बोलेंगे. तो वो कौन से ऑर्बिट्स एंड शेल्स हैं? K, L, M, N. This 4 shells are there. K, L, M, N. आप जब 10 के बाद साइंस में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यार ऑर्बिट के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑर्बिटल्स. ठीक है, तो एक K है, उसके अंदर S रहेगा, फिर P के अंदर L के अंदर SP रहेगा, देन SPDF, ऐसे 4 ऑर्बिटल्स वहां पे होते हैं. ठीक है, आई विल नॉट गो इन दैट डिटेल. तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है. प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज इज देयर. द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट्स. इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज. एंड ये आपको बचपन का रीजन याद रहेगा कि एटम के अंदर जैसे अगर मैंने ये मार्कर को हाथ लगाया तो मुझे शॉक लगा, क्या इलेक्ट्रिक करंट महसूस हुआ? क्या नहीं. This marker is made up of small atoms and atoms के अंदर क्या होता है guys? जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जितने प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में घूमते रहेंगे. सो प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव. तो जितने पॉजिटिव चार्जेस उतने ही नेगेटिव चार्जेस, राइट? तो दोनों आपस में भिड़ जाएंगे. तो पॉजिटिव चार्जेस मिलके नेगेटिव चार्जेस का इफेक्ट खत्म करेंगे, नेगेटिव चार्जेस मिलके पॉजिटिव चार्जेस का इफेक्ट खत्म करेंगे. तो बचा कौन? न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. सो गाइस, हेंस वी कॉल और हेंस वी से दैट द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इनिशियल स्टेज में एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं. मतलब क्या? उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है. ठीक है, ओके? क्योंकि जितने पॉजिटिव होते हैं उतने नेगेटिव होते हैं, वो आपस में कैंसिल कर देते हैं, उनका इफेक्ट कैंसिल हो जाता है. ठीक है, आफ्टर दैट वी वर टॉकिंग अबाउट द एटॉमिक साइज, कि एटम कितना बड़ा है. सो गाइस, एटम का साइज वी आर गोइंग टू डिसाइड बाय इट्स एटॉमिक रेडियस. ओके, एंड व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस पीपल? हम लोग एटम को जो है वो एक स्फेरिकल फॉर्म में अज्यूम करते हैं. सो व्हाट इज द एटॉमिक रेडियस? द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल. ठीक है, तो आउटर मोस्ट मतलब जो भी तेरा लास्ट में है. किसी एटम में वो K हो सकता है, किसी एटम में वो L हो सकता है, किसी में M, किसी में N हो सकता है. जो भी तेरा लास्ट शेल है, राइट, न्यूक्लियस से लेके वहां तक का डिस्टेंस, दैट इज व्हाट योर एटॉमिक रेडियस. ओके गाइस, एटॉमिक रेडियस देखो, एटम इतना छोटा है तो ऑब्वियसली एटॉमिक रेडियस तो और छोटी होगी. तो उसको मेजर करने के लिए वी यूज द यूनिट कॉल्ड एज अ नैनोमीटर. क्या बोलते हैं उसको? नैनोमीटर. ठीक है, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, आपको बुक में ये दिया रहेगा 1/10⁹. मींस व्हाट? आप 1 मीटर को जब 10⁹9 पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे तो वो आपका हो जाएगा 1 नैनोमीटर. 1 मीटर को आप 9 पार्ट में डिवाइड करोगे तो यहाँ पे लिखा है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 0.000080 and 1. So 1 nanometer means इतना मीटर. ठीक है, और else you can also represent 1
यहाँ पे मैंने एक सिंपल एग्जांपल दिया है 5 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 5 into 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा 10⁻⁹, ये आपका रूल्स ऑफ इंडाइसिस में क्या रहेगा, जो डिनोमिनेटर में +9 है वो ऊपर जाके क्या बनेगा -9, तो ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में वी कैन यूज, ओके। तो 5 नैनोमीटर मींस व्हाट 5 into 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। मतलब ये कितना हो जाएगा, ये 0.00000005 मीटर, ओके। इतना छोटा आपका एटॉमिक रेडियस रहेगा। कुछ एटॉमिक रेडियस एग्जांपल के तौर पे टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, राइट। नाउ सेकंड थिंग आपको अगले पेज पे मिलेगा कि एटॉमिक साइज के ना दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है। बॉक्स में लिखा हुआ पार्ट आपको ये मिलेगा, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें क्या बोला देखिए, एटम विद ग्रेटर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स लार्जर द साइज, ग्रेटर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स लार्जर द साइज। मतलब क्या, दो एटम है मेरे पास, राइट, और दो एटम में से सपोज एटम ए एटम बी, ठीक है। एटम ए में 3 शेल्स है, एटम बी में 2 शेल्स है, ठीक है। तो ऑर्बिट्स कहां पे ज्यादा हुए, ए में ज्यादा हुए तो उसका साइज ज्यादा रहेगा, जिसमें जितने ज्यादा ऑर्बिट्स उतना उसका साइज ज्यादा रहेगा, ठीक है। ये पहला चीज क्लियर है, राइट। सेकंड चीज क्या है कि मान लो मेरे पास ए एंड बी और एटम है। अभी देखो क्या है, ए में भी 3 ऑर्बिट्स है और बी में भी 3 ऑर्बिट्स है। अरे अभी तो ऑर्बिट सेम हो गया, नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम हो गया। नाउ हाउ टू डिसाइड, बराबर है। पहले क्या था, जिसमें जितना ज्यादा ऑर्बिट्स, जितने ज्यादा ऑर्बिट्स उतना साइज बढ़ा। सेकंड चीज क्या है, when the number of orbits are same in both the atoms, so हम लोग क्या करेंगे, कभी एक सिंपल चीज याद रखेंगे, greater the number of electrons in last shell, greater the number of electrons in last shell, smaller the atomic size, smaller the atomic size। मतलब क्या, एक सिंपल जगह अपने पास नहीं है तो मैं ओरली बता देता हूँ गाइस, ठीक है। ए है, बी है, आप थोड़ा लिखिए या तो आप खुद ड्रॉ कीजिए, ठीक है। ए है, एटम ए एटम बी, एटम ए में 3 ऑर्बिट्स, एटम बी में 3 ऑर्बिट्स, ठीक है, ओके। एटम ए के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, एटम ए के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, एटम बी के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, एटम बी के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दोनों का ऑर्बिट सेम, यहाँ पे लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यहाँ पे लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कम है। तो क्या है रूल, ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्मॉलर द साइज। तो एटम ए विल बी स्मॉलर देन एटम बी, ओके। सो गाइस कीप रिमेंबर दिस थिंग। Now the next point we are going to talk about the how to calculate or how to measure the atomic masses, guys। तो ऑब्वियसली एटम है, कुछ तो मैटर है, तो उसको मास भी रहेगा, बहुत छोटा रहेगा, बहुत कम रहेगा, मानता हूं, लेकिन कुछ तो रहेगा। सो हाउ टू कैलकुलेट दैट एटॉमिक मास। सो गाइस वहां पे एक सिंपल सिस्टम उन्होंने इंक्लूड किया, द सिस्टम ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, द सिस्टम ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। इसको आम भाषा में अगर बोलने जाएंगे तो तराजू सिस्टम है ना। तराजू में वो भैया क्या करता है, एक जगह पे वो आयरन के ब्लॉक्स होते हैं 1 kg 2 kg, तो एक जगह पे वो आयरन के ब्लॉक्स डालता है और दूसरी जगह पे जो भी सब्जी आप लोग लेते हो वो डालता है, राइट। और जो भी आप मटेरियल लेते हो, गेहूं ले लिया, चावल ले लिया, वो डालता है, राइट। तो गाइस वो जो आयरन का ब्लॉक है दैट इज द रेफरेंस, तो वो उसके रेफरेंस में मेजर करेगा कि मेरा चावल कितना किलो का है, बराबर। अगर कांटा सेम आ गया इसका मतलब यहाँ का रेफरेंस का जितना मास है उतना ही मेरे सैंपल का मास है, मतलब चावल का मास है, ठीक है। तो जिसका मैं लूंगा, जिसको मैं रेफरेंस लूंगा उसको बोलूंगा रेफरेंस एटम, और जिसका मैं मेजर करना चाहता हूँ उसको मैं बोलूंगा सैंपल एटम, ठीक है। बात समझ में आई, ओके। तो पहले उन्होंने ट्राई किया हाइड्रोजन के साथ, कि उन्होंने लिया क्या, लेट्स टेक द रेफरेंस एटम एज हाइड्रोजन एंड विद रेफरेंस टू हाइड्रोजन लेट्स कैलकुलेट द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर
एटम्स और अदर एलिमेंट्स, राइट। तो क्या क्या देखिए, रेफरेंस एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन डाल दिया है और यहाँ पे हम लोग नाइट्रोजन का केस कर रहे हैं। किसका केस कर रहे हैं? नाइट्रोजन का। तो एक नाइट्रोजन डाल रहे हैं, ठीक है। तो जब मैंने एक नाइट्रोजन डाला तो नाइट्रोजन वाज हेवियर देन द हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन फटाक से, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ओके, और यहाँ पे नाइट्रोजन है। एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन फटाक से नीचे गया, हाइड्रोजन ऊपर गया। तो बैलेंस करने के लिए मुझे 14 हाइड्रोजन आइटम्स डालने पड़े। कितने? 14। एक तो पहले से था, तो ऊपर से कितने डाले मैंने? 13। तो टोटल जब 14 हाइड्रोजन आइटम्स हो गए तब जाके नाइट्रोजन जो है वो बैलेंस हो गया। यानी कि 14 हाइड्रोजन आइटम्स ने एक नाइट्रोजन को बैलेंस किया। मतलब 14 into mass of one hydrogen atom is equal to the mass of one nitrogen atom। जितना वो 14 हाइड्रोजन एटम्स का मास मिला के है उतना एटॉमिक मास एक अकेले नाइट्रोजन का है, राइट। सो इन दिस वे वी विल से दैट एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज व्हाट? 14। ठीक है, बात आई समझ में, राइट। कैसे क्या रहेगा कैलकुलेट कि 14 हाइड्रोजन लगे ना, ठीक है। तो 14 into मास ऑफ वन हाइड्रोजन दैट इज 14 into 1, इसके लिए नाइट्रोजन का कितना आ गया? 14 आ गया। कितना आ गया? मास 14, ठीक है। लेकिन समय के साथ हम लोगों को पता चला कि यार हाइड्रोजन इज नॉट सफिशिएंट टू कैलकुलेट द एटॉमिक मासेस ऑफ सम हायर एलिमेंट्स। सभी लोगों के लिए हाइड्रोजन यूजफुल नहीं हो रहा था, तो रेफरेंस को अपने को हटाना पड़ा एंड फिर हमने रेफरेंस लिया कार्बन को। इसको लिया कार्बन को। गाइस अब ये बात बहुत ही ध्यान से सुनिए। नाउ वी आर चेंजिंग आवर रेफरेंस एटम कार्बन। अभी यहाँ पे तकलीफ ये है दैट रेफरेंस एटम जो है कार्बन है, इसका एटॉमिक मास है 12। इसका एटॉमिक मास है 12, ठीक है, ओके। एंड सैंपल एटम जो अभी मैं मेजर कर रहा हूँ वो है मेरा हाइड्रोजन। कितना है? हाइड्रोजन, ठीक है। तो मैंने क्या किया पता है? आप देखिए यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक कार्बन का एटम जिसका मास होता है 12, उसको मैंने टोटल 12 पीसेस में डिवाइड किया। कितने पीसेस में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 क्यूब्स में मैंने डिवाइड किया एंड एक क्यूब का मास है 1/12। कितना रहेगा? 1/12। अरे पूरा एटम कितने का था? 12 का। और 12 जिसका मास था उसको मैंने 12 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हर एक पार्ट का मास कितना रहेगा? 1/12। कितना रहेगा? 1/12, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा बताएं? पूरा कार्बन नहीं यूज करूंगा, मैं एक एक कार्बन का क्यूब यूज करूंगा जिसका मास कितना है? 1/12। कितना है? 1/12, ठीक है, ओके। तो यूज वन स्मॉल क्यूब ऑफ मास ऑफ 1/12 एज अ रेफरेंस एटम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब मैं ये कर रहा था, राइट, 1/12 मास इतने क्यूब को रेफरेंस लेके जब मैं तोल रहा था, तो हाइड्रोजन के टाइम पे एक हाइड्रोजन के लिए मुझे कितने लगे? 12 क्यूब्स लगे। कितने लगे? 12 क्यूब्स, ठीक है। तो 12 इंटू एक क्यूब का मास कितना है? 1/12। तो 12 इंटू 1/12, 12 कैंसिल, दैट इज 1। तो मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम कितना मिला? 1, ओके। तो यहाँ पे रेफरेंस क्या है अपना? एक क्यूब जिसका मास कितना है? 1/12। कितना है? 1/12, ठीक है। बुक में ये सब चीजें पूरा थ्योरी में लिखा है, थोड़ा मैथमेटिकल बात उन्होंने नहीं किया है। मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया जो बुक में नहीं है, ठीक है, समझने के लिए दूसरा एग्जांपल लिया। अभी मैं लेता हूँ लिथियम। कौन लिया मैंने? लिथियम, ठीक है। तो लिथियम एक जगह पे है, लिथियम का एक एटम, और एक जगह पे मैं क्या डालते जाऊंगा? एक क्यूब डालते जाऊंगा, ठीक है। क्यूब ऑफ कार्बन, 1 क्यूब ऑफ कार्बन जिसका मास कितना है? 1/12। कितना है? 1/12, ठीक है। तो वो इक्वेट करने के लिए मुझे कितने लगे? देखिए 84 क्यूब्स। कितने लगे? इस 1/12 जैसे 1/12 मास इतने 84 क्यूब्स लगे, तब जाके लिथियम बैलेंस हो गया।
इसका मतलब एक लिथियम का मास कितना रहेगा, नंबर ऑफ क्यूब्स 84 एंड मास ऑफ ईच क्यूब इज 1/12। तो ये क्या हो गया, 12 बन जा 12 7 जा, टोटल मास कितना रहेगा लिथियम का 7, कितना रहेगा 7। सो गाइस इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट। और मैंने लिया है एग्जांपल मैग्नीशियम का। तो जब मैंने मैग्नीशियम को रखा राइट एंड इन रेफरेंस एटम आई विल ऐड 1 क्यूब ऑफ कार्बन जिसका मास रहेगा 1/12, इसका मास रहेगा 1/12, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए ऐसे कितने क्यूब लगे, 288 क्यूब्स लगे, कितने लगे 288 क्यूब्स लगे। तो मास ऑफ 1 ग्राम मैग्नीशियम कितना रहेगा एटम 288 क्यूब्स, नंबर ऑफ क्यूब्स कितना है 288 इनटू मास ऑफ 1 क्यूब दैट इज 1/12। तो उसको आप जब डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा मैग्नीशियम का मास दैट इज 24। So guys in this way you can calculate the relative mass, जिसमें रेफरेंस क्या रहेगा, पहले रेफरेंस लिया था कार्बन, लेकिन पूरा कार्बन एटम 12 का था तो मैंने क्या किया उसको 12 पार्ट में डिवाइड किया और उसके छोटे छोटे क्यूब बना दिए। तो एक क्यूब का मास कितना है 1/12। तो तराजू में तोलने के लिए मैं सैंपल उठाऊंगा और एक क्यूब डालूंगा, ठीक है। फिर मैं देखूंगा कि ऐसे कितने क्यूब्स डालने पड़ रहे हैं जिसके कारण ये बैलेंस हो जाए, समझ लो क्या। तो हाइड्रोजन में 12 क्यूब्स डालने पड़े, लिथियम में 84 क्यूब्स डालने पड़े एंड मैग्नीशियम में 288 क्यूब्स डालने पड़े। आई होप ये पॉइंट क्लियर रहेगा। तो इसके बाद में ये हो गया, ठीक है। तो वैसा हमने एटॉमिक मासेस कैलकुलेट किए, ठीक है। तो इसके बाद में देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, आपको याद है मैंने नंबर भी डाल के रखा है टू अवॉइड द कंफ्यूजन, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास का एक सिंपल चीज है, बहुत सिंपल है गाइस। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी गिवन टू यू एंड यू जस्ट नीड टू यूज योर सिंपल ब्रेन एंड मैथमेटिकल स्किल्स टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे देखिए आपका ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल है, तो उसका मास कैलकुलेट करते हैं। तो पहली बात तो देखिए कि कौन कौन इन्वॉल्व है, सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने में कौन कौन इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, ठीक है। अभी इन हर एक एटम के जो नीचे वाला नंबर दिख रहा है आपको उसके ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। वो आपको बताएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में कौन से एटम का कितना योगदान है, कौन से एटम का कितना कंट्रीब्यूशन है, समझ रहे हो आप मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये नंबर बताएगा। तो H2 इज व्हाट, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन यूज किया, S के नीचे कुछ नहीं है ना, जहां पे नीचे कुछ नहीं होता मतलब क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो 1 एटम ऑफ सल्फर एंड 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, एकदम सिंपल है, 2 है ना, तो 2 इंटू मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम प्लस 1 है ना, तो 1 इंटू मास ऑफ 1 सल्फर एटम प्लस 4 है, तो 4 इंटू मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, ठीक है। सो मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 प्लस 1 इंटू मास ऑफ सल्फर इज 32। ये आपको दिया रहेगा गाइस, मास ऑफ हाइड्रोजन सल्फर ये आपको दिया रहेगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो ये हो गया 32 एंड मास ऑफ ऑक्सीजन 16। तो 2 1 जा 2, 1 32 जा 32, देन 4 into 16 64, इनको ऐड करेंगे तो यू विल गेट 98। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ 98, वेरी सिंपल, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल जो मैंने लिया है दैट इज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। थोड़ा अलग चीज कैसे देखिए, CaOH ट्वाइस, तो ये OH ग्रुप है और ग्रुप का ट्वाइस है, मतलब ग्रुप का डबल है, ठीक है। तो पहले देखिए कैल्शियम के नीचे कोई नहीं है ना, कार्बन नहीं है, ये कैल्शियम है, कैल्शियम के नीचे कोई नहीं मतलब 1, ठीक है। अब ये 2 जो है वो पूरे ग्रुप का है ना, तो मैं उसको कैसे लिखता हूँ देखिए, O के यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, H के यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, सो 2 1 जा मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, अलग कर दिया ना, तो Ca 1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। तो ये आपको मिल गया, या आप अपने रेफरेंस के लिए बना रहे हो, ठीक है, पेंसिल से बनाओगे, देन यू कैन यूज दिस थिंग दैट 1 into mass of calcium plus 2 into mass of oxygen plus
2 into mass of hydrogen. समझ में आई बात? Then 1 into mass of calcium is what? 40 plus 2 into mass of oxygen is what? 16. 2 into mass of hydrogen is what? 1. Okay? 14 into 1 40, 16 into 2 32, 2 into 1 2. You add this, you will get the answer as 74. So calcium hydroxide का answer you will get as 74. Okay? Very simple. You can try with the other examples also, guys. Okay? Now the next concept that we are going to talk about, देखिए जो भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं, क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं, क्या ये चावल है कितना है भाई 2 किलोग्राम है, हाँ भाई 40 किलो चावल है, 30 किलो चावल है. So these are the units to measure the quantities, right? तो वैसे दो यूनिट आपको पता है किलोग्राम एंड ग्राम. तो वैसे तीसरा यूनिट अपने को देखना है. तीसरा यूनिट इज व्हाट? मोल. क्या है यूनिट का नाम? मोल. ठीक है. तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए. 1 मोल ऑफ सैंपल, कोई सपोज मेरे पास सैंपल है, सपोज ये मेरा एक मैंने एग्जांपल लिया है ऑक्सीजन का. किसका लिया है? ऑक्सीजन का. तो एक सपोज मेरे पास एक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है मेरे पास, तो वो कितना मोल ऑक्सीजन है वो कैलकुलेट करना है. ठीक है. जैसे कि देखिए अगर मेरे पास चावल है तो वो कितना किलोग्राम है, तो मैं चावल को उठा के डालूंगा वो अपने, है ना, जो मेजरमेंट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ठीक है, उसके ऊपर डालूंगा तो फटाक से मेरे को रीडिंग ला के देगा 500 ग्राम या 2 किलोग्राम 3 किलोग्राम, राइट, जो भी है. ठीक है. तो वैसे लेट्स कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स. मेरे पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पड़ा है. ठीक है. व्हाट आई विल डू, 1 mole of sample is equal to atomic mass of sample gram. Atomic mass of sample gram. ठीक है. एग्जांपल मैंने लिया है 1 mole of oxygen मतलब एक्चुअली कितना ऑक्सीजन. 1 mole of oxygen मतलब कितना ऑक्सीजन. एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 16 into ग्राम, मतलब 16 ग्राम का ऑक्सीजन is equal to 1 mole of oxygen. 16 gram of oxygen means 1 mole of oxygen. ठीक है. तो मोल मतलब क्या होता है? The quantity of that sample in gram equals to its atomic mass. Equals to its atomic mass. ठीक है. और एक एग्जांपल लिया है मैंने 1 mole of H2SO4 मतलब कितना H2SO4. तो गाइस H2SO4 का मास कितना आया है? 98. कितना आया है? अभी कैलकुलेट किया ना 98. तो जब मैं 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लूंगा, अभी 98 ग्राम तो आप ले सकते हैं ना, क्योंकि आपके पास वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, राइट. तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे आपने एक बीकर रखा, बीकर में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते गए और आपको नीचे रीडिंग दिखाया कितना? 98 ग्राम. कितना लिखा? 98 ग्राम. सो दैट रीडिंग इज इन ग्राम and that reading is equal to its atomic mass. Equal to its atomic mass. So 98 ग्राम. बात समझ लो मेरी. तो 98 ग्राम जब सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा तो उसको मैं बोलूंगा कि यार ये कितना है? It is 1 mole of sulfuric acid. It is 1 mole of sulfuric acid. ठीक है. ओके. तो आई होप ये आपको चीज समझ में आया रहेगा कि मोल मतलब कितना होता है. ठीक है. तो 1 मोल ऑफ सैंपल मतलब क्या? उसका एटॉमिक मास ले लो और उसके एटॉमिक मास जितना क्वांटिटी ग्राम में उठाओ तो वो हो जाएगा आपका 1 मोल ऑफ सैंपल. ठीक है. ओके. आई होप ये क्लियर रहेगा. नेक्स्ट कंसेप्ट गाइस बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है अबाउट द एवोगाड्रोस नंबर. बिफोर मूविंग टू एवोगाड्रोस नंबर लेट मी टेल यू वन थिंग. देखिए सपोज अगर मेरे पास एक सर्टेन क्वांटिटी है, अगर मेरे पास सपोज एग्जांपल लिया है मैंने टेक्स्ट बुक का ही, कार्बन डाइऑक्साइड है मेरे पास. ठीक है. उसको मैंने कंडेंस करके लिक्विड फॉर्म में रखा है. ठीक है. तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मास है, मास ऑफ सैंपल कितना है? सिर्फ देखिए मैंने ये डिवाइस पे लगाया, उसके ऊपर रखा तो कितना आया मास? 66 ग्राम. कितना आया? 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास है. तो मुझे पता ये लगाना है कि उस 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स है. वैसे देखिए अभी यहाँ पे देखिए बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, राइट. बहुत सारे हो सकते हैं, राइट. सो गाइस द एवोगाड्रो नंबर विल हेल्प यू टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन पर्टिकुलर क्वांटिटी. समझ रहे हो बात मेरी? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं.
ठीक है गाइस, मोल इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग इट्स अमाउंट, क्या वो अमाउंट कितना है, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर आपको क्या बताएगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, छोटे 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 ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, दो डिफरेंट क्वांटिटीज है, ठीक है। सो कैसे वो रिलेट करेंगे हम लोग देखते हैं। लेट्स सी, मास ऑफ अवेलेबल सैंपल इज व्हाट 66 ग्राम, ओके। अभी मैं क्या कैलकुलेट करूंगा कि वो जो 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें कितने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, कितना मोल वो है, ठीक है। सो गाइस, आई कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, ये फार्मूला है उसके लिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ सैंपल अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सैंपल। न्यूमरेटर में क्या आएगा, मास ऑफ सैंपल अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सैंपल, ठीक है। तो मास ऑफ सैंपल कितना रहेगा 66, कितना रहेगा 66 मेरे पास है, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सैंपल मतलब कौन सा सैंपल है वो कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो कितना रहेगा 44। तो 66 अपॉन 44 आई विल गेट आंसर एज 1.4, कितना मिला 1.4। मतलब ये सैंपल में कितने मोल्स है 1.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अवेलेबल विथ मी, 1.5 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अवेलेबल विथ मी। तो मैंने क्या किया, जो क्वांटिटी ग्राम में था उसको मैंने मोल में कन्वर्ट किया, इसमें ग्राम में से मोल में कन्वर्ट किया बाय दिस फार्मूला, ओके। एंड एवोगैड्रो नंबर देखिए गाइस क्या है 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। सो ये एवोगैड्रो नंबर क्या बताता है, किसी भी सैंपल के, सुनो बात मेरी, किसी भी सैंपल के 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, क्या बताता है एवोगैड्रो नंबर, किसी भी सैंपल के 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ओके। तो ये जो भी आपको वैल्यू दिख रहा है वो वैल्यू है 1 मोल का, इसका वैल्यू है 1 मोल का, ठीक है। तो 1 मोल में वो फिर वो कोई भी सैंपल होने दो, किसी भी सैंपल के 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सैंपल, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं 1.5, कितने आए हैं 1.5 इनटू एवोगैड्रो नंबर कितना है 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मोल इनटू 1 मोल में कितना रहेंगे 6.022 into 10⁻23, राइट। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 9.033 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। मतलब पहले ग्राम में से मोल में कन्वर्ट किया एंड फिर मोल का यूज करके हम लोग बोले कि उसमें 9.033 into 10⁻3 इतने मॉलिक्यूल्स समाये हुए हैं, ठीक है। वो भी आपको क्लियर रहेगा गाइस। तो गाइस मोल क्या था, मोल वाज वन ऑफ द यूनिट टू कैलकुलेट इट्स क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज व्हाट, कि वो एक्चुअल बताएगा कि उतने अमाउंट में, अवेलेबल अमाउंट में मॉलिक्यूल्स कितने बैठे हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स बैठे हैं, राइट। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो अवेलेबल मास है विच इज इन ग्राम उसको कैलकुलेट करेंगे मोल में बाय दिस फार्मूला, ठीक है। एंड देन we will simply multiply it with Avogadro's number, तो अपने को मिलेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दैट गिवन सैंपल। तो गाइस आई होप ये आपको लेक्चर समझ में आया रहेगा। अगर कुछ डाउट्स रहेगा तो प्लीज सेंड कीजिए ऑन आवर ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 7304603490। गाइस लेट मी टेल यू, ऑफलाइन लेक्चर्स शुरू होने वाले हैं बहुत ही जल्दी। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल स्टूडेंट्स कि जिन्होंने अभी तक एडमिशन नहीं कराया रहेगा, सो दे कैन do their admissions by paying a simple minimal amount as per your financial availability. So we are not forcing anyone to pay this much amount and this much amount. So what we are doing is we are allowing the parents to pay as much as possible according to their financial availability. Okay? So guys, इस चीज़ का आप थोड़ी सीरियसली आप इसके बारे में सोचिए and offline lectures will be started very soon. Thank you so much.